नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। ऑस्ट्रिया के वियना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों की युवा शक्ति और विचारों को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यहाँ लीगल माइग्रेशन और कुशल कार्यबल की आवाजाही में सहयोग देगा। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता, चाहे वह कहीं भी हो सकता है। मासूम लोगों के लिए जान की हानि अस्वीकार है। भारत और ऑस्ट्रिया संवाद और कूटनीति पर जोर देते हैं और इसके लिए हम साथ मिलकर हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ये हॉल जहां हम खड़े हैं बहुत ही ऐतिहासिक है। 19वीं सदी में यहां ऐतिहासिक वियना कांग्रेस होस्ट की गई थी। उस कॉन्फ्रेंस ने यूरोप में शांति और स्थिरता को दिशा प्रदान की थी। मैंने और चांसलर नेहमर ने विश्व में चल रहे विवादों, चाहे यूक्रेन में संघर्ष हो या पश्चिम एशिया की स्थिति, सभी पर विस्तार में बात की है। मैंने पहले भी कहा है कि यह युद्ध का समय नहीं है। समस्याओं का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। कहीं भी हो, मासूम लोगों की जान की हानि स्वीकार्य नहीं है। भारत और ऑस्ट्रिया शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल देते हैं। इसके लिए हम दोनों मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मणिपुर में हुई हिंसा पर प्रदेश से सीएम एन बीरेन सिंह ने मीडिया के सवालों पर कहा कि मणिपुर की अभी जो स्थिति है उस पर हम यहाँ लाने के लिए संकल्प लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि शांति पूरी बनी रहे। हालांकि काफी दिन से मणिपुर में शांति है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। तीसरा बार प्राइम मिनिस्टर बना है, उसके लिए हमने रिजोल्यूशन एडॉप्ट किया, स्वागत किया। सो मणिपुर का अभी का जो स्थिति में जो गृह मंत्री की नेतृत्व में, प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में जो भी कर रहा है, इसको हम लोगों ने रिव्यू करके थोड़ा सा और जोर से करने का, पीस लाने के लिए रिजोल्यूशन लिया है काफी। लेकिन मेन एजेंडा ये एक दो है। कब उम्मीद करते हैं? नहीं, कोशिश कर रहा है। शुरू भी हो गया ना, ये जीडी वगैरह में अभी शुरू हो गया पीस आना, और हर एक जगह पे अभी तो पीस तो काफी दिन से है भाई। प्राइम मिनिस्टर कब आने का उम्मीद? अरे प्राइम मिनिस्टर आने का नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जो भी मणिपुर में जो अभी कर रहा है, सिक्योरिटी के मेजर्स हो, रिलीफ का हो, डेवलपमेंट का हो, और आज का बातचीत का जो चल रहा है, पीस दोनों समुदाय के बीच में जो शुरू किया है, ये भी सब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में हो रहा है। वो सुधारने के बाद में उसका हमने नहीं बोल सकते।
कल डॉक्टर अजय ने मणिपुर का प्रभारी जो नया जो उसने बताया था कि मतलब ये प्राइम मिनिस्टर आने का जो बात नहीं, वो सेंट्रल लेवल में डिस्कस किया होगा। हम लोग को तो ये संभालना है। वी हैव टू सॉल्व द इश्यूज। वी शुड ट्राई फ्रॉम आवर सेल्फ कि सबको मिलकर बात करना वो जरूरी है। इधर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई उत्तर की ओर जाने वाली तटीय सड़क का दौरा किया। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने मीडिया के सवालों पर कहा कि कोस्टल रोड से मुंबई के लोगों को काफी राहत मिलेगी। हाजी अली पॉइंट से बिंदु माधव चौक तक यहां सड़क जुड़ी हुई है, लोग सीधे एयरपोर्ट तक जा सकेंगे। कोस्टल रोड जो है मुंबई वासियों के लिए बहुत ही एक रिलीफ देने वाला, लोगों को राहत देने वाला ये प्रकल्प है। जैसे जैसे ये बन रहा है वैसे वैसे उसको ओपनिंग के लिए उसका इंतजार नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों को ये जल्द से जल्द प्रकल्प जो है यूज करने के लिए देना चाहिए। तो आज हाजी अली पॉइंट से लेके बिंदु माधव चौक के 400 मीटर आगे तक ये रोड जुड़ रहा है। अभी ये जो रोड है ये सीलिंग तक जुड़ेगा 3 हफ्ते में। तो ये सब जितने भी ट्रैफिक के पॉइंट है ये सब बायपास हो जाएंगे। अट्रिया मॉल है, बिंदु माधव चौक है आणि अजून एक स्पॉट है तिथे लोटस जेटी, तो ते है ये सब बायपास हो जाएंगे। तो सीधे लोग ट्रैवल करेंगे सीलिंग से एयरपोर्ट आगे। और इसलिए ये जो आज का है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक फेज है, ये जो स्ट्रेच है इससे भी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली सरकार और पावर डिस्कॉम के साथ गार्ड से दिल्ली की जनता की जेब पर डाका डल रहा है। पीपीएसई धीरे धीरे बिजली के बिलों में आने लगे हैं। पहले ये 0% होता था, अब ये धीरे धीरे 8% से ऊपर पहुंच गया है। यह यूनिट नहीं बढ़ रहा है, पीपीएसई के दाम बढ़ रहे हैं। भीषण गर्मी में लगातार पावर कट्स हो रहे थे। हम भी इस बात को उठा रहे थे, लेकिन चोरी छुपे उस पावर कट्स के बहाने भी दिल्ली को कैसे लूटा जाए, इसका प्रबंध अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कर दिया। गर्मियों को लेकर कोई समर एक्शन प्लान अगर बनाया गया होता तो शायद सरकार उसके बारे में बोलती। और सबको पता है कि गर्मी में पीक आवर्स में सप्लाई की जरूरत ज़्यादा होती है, तो हर सरकार उसका पहले से प्रबंध करती है। लेकिन इस सरकार ने कोई दूसरा प्रबंध किया। दिल्ली सरकार और पावर डिस्कॉम, इन दोनों की मिलीभगत और इन दोनों की साठगांठ से दिल्ली की जनता कैसे पिस रही है, कैसे उसकी जेब पे डाका डल रहा है, उसका ताजा नमूना ये पत्र है। और ये पत्र दिखाता है कि दिल्ली सरकार कैसे घुटने टेक कर इस पावर कंपनी के आगे बैठी है। पीपीएसी, पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस, पहले ये कभी सुनाई नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे बिजली के बिलों में ये आने लगे। और इधर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि मंगलोर में जो कुछ हो रहा है वहां लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक है। वोट देने आए लोगों पर गोली चलाई गई। आगे उन्होंने कहा कि पुलिस गायब है, घायलों को उठा नहीं रही है। हमारे उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन ने अपनी जान जोखिम में डालकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जो लोग कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं उन्हें डराया जा रहा है। मंगलौर में जो कुछ हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक है, उत्तराखंड के लिए बहुत चिंताजनक है। लिबरहेडी में जो लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे उन पर गोली चलाई गई, पुलिस गायब है, घायलों को उठा नहीं रही है। हमारे उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन अपनी जिंदगी पर खेल कर उनको लेकर के अस्पताल पहुंचे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं। अब सूचना मिली है कि इसी तरीके की स्थिति मंडावली में भी है। लाठियां फटकारी जा रही हैं, जो कांग्रेस के लिए वोट डालने जाना चाहते हैं उनको डराया जा रहा है।
पुलिस उस मतदाता को डरा रही है जो मतदाता लोकतंत्र को शक्ति देना चाहता है, जो लोकतंत्र का अपहरण करना चाह रहे हैं, लोकतंत्र को लूट लेना चाह रहे हैं, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है भगवान? हमने इस राज्य के लिए कई सपने सजोए और ये सपनों का राज्य है, ये उत्तराखंड के लोगों के सपनों का राज्य है। हजारों लाखों लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया इस राज्य को बनाने के लिए। हमको ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे वोटों से जीते हुए लोग, जनता के वोटों से जीते हुए लोगों की सरकार इस तरीके के हालात होने देगी। ये क्या हो रहा है? मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत चिंतित हूँ। स्वास्थ्य की खराबी के बावजूद जो है मेरी भुजाएं फड़क रही है इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर जमकर बोला। अनुराग ढांडा ने कहा कि हरियाणा में हर दिन फिरौती, रंगदारी और हत्या की घटनाएं आम हो गई है। एएसआई की हत्या ने पुलिस के इकबाल को सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया है। वहीं बीजेपी नेता के आवास पर हुई सरेआम गोलीबारी से साफ दिख रहा है कि पुलिस और सत्ताधारी पार्टी के नेता भी सुरक्षित नहीं है। हरियाणा में हर रोज व्यापारियों से फिरौती मांगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। खुलेआम गोलीबारी की घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर रोजाना खबरों में छाई रहती हैं। पुलिसकर्मी को जिस तरीके से सरेआम गोली मारी गई, एक एएसआई को, उस घटना ने पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था, सरकार के इकबाल पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था। कल जो घटना हुई है, परसों शाम को, सोमवार को शाम को, रात को बीजेपी नेता के यहां पर सरेआम गोलीबारी की गई और इससे यह स्पष्ट समझ में आता है कि जिस प्रदेश के अंदर पुलिस सुरक्षित नहीं, जिस प्रदेश के अंदर सत्ता में बैठी हुई पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं, उस प्रदेश में आम आदमी किस तरह से सुरक्षित हो पाएगा। कई सारी घटनाएं इससे पहले भी, ये बीजेपी नेता के यहां जो फायरिंग हुई उससे पहले भी रोहतक में फाइनेंसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हिसार में ऑटो मार्केट में दिन दहाड़े खुलेआम फायरिंग हुई, 40-50 राउंड फायरिंग हुई, उसके बाद फिरौती मांगने की घटना हुई। करीब 30-40 राउंड वहां पर फायर किए गए और पूरे प्रदेश में जो मेरे पास अभी तक जानकारी है, 7 जिलों के अंदर ये फिरौती गैंग फैल चुका है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें जो पीड़ित है वो पुलिस को सूचित तक नहीं करते हैं क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा है। ऐसा भय पैदा कर दिया गया है पूरे हरियाणा के अंदर और 7 जिलों में समक्ष तौर पर, सार्थक तौर पर जो इनसाइड पुलिस इंफॉर्मेशन भी है उसके अनुसार फिरौती मांगी जा रही है गैंग्स के द्वारा, व्यापारियों से, बड़े बड़े लोगों से, सर्विस पेशा लोगों से, जो बड़े बड़े अफसर हैं उनको भी फिरौती की मांग की जा रही है और डर के मारे बहुत सारे लोग पुलिस के सामने आ नहीं रहे। हरियाणा में हर रोज व्यापारियों से फिरौती मांगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। खुलेआम गोलीबारी की घटनाएं पूरे प्रदेश के अंदर